जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के 11वें सेशन में आपका स्वागत है। और आज से हम आपकी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं MCQ। इसमें आज हम पहले और जो दूसरा जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी और समझ है वो उसको स्वयं परख सकते हैं। क्योंकि सफल अध्ययन के लिए स्वयं को जांचना बहुत जरूरी है। और आपने शुरू में पढ़ा भी है, अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। तो एक अच्छी तैयारी के लिए बार बार अभ्यास जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और लास्ट में आपको अपना रिजल्ट भी शो है वो करना है। अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा और आप भी साथ में जवाब दीजिएगा। आप अपना परिणाम है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्रमशः यानी पहले ग्रामीण जनसंख्या लिखी है, बाद में शहरी जनसंख्या। चारों ऑप्शन को आप गौर से पढ़ लीजिएगा। 2011 के अनुसार ग्रामीण प्रतिशत कितने हैं भारत में और शहरी प्रतिशत कितने हैं? 68, 31, 2 या 73, 3, 26, 7, 75, 1, 34, 9 या 70.6 या 29.4? कौन सा सही ऑप्शन होगा? 1, 2, 3 या 4? तो भारत गांव का देश है। गांव की प्रतिशत कितनी है 2011 के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार? तो वो है 68.8%। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16, यानी 1 डिजिट करें तो 31.2 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण जनसंख्या 68.8 और शहरी जनसंख्या 31.2 है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखिएगा आपके सामने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 18.7, 21.2, 17.64 या 20.6? भारत की दशकीय यानी पिछले 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो इंडिया की बढ़ गई? सही उत्तर क्या होगा? और बिल्कुल सही ऑप्शन 3, 17.64% है वो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहली बार भारत में जनगणना कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत हुई थी 1872, 73, 74 या 75? सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन 1872 में भारत के अंदर पहली बार जनगणना आयोजित हुई थी। और रेगुलर कब से हुई उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा, किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 21, 21 से 51, 51 से 81 या 81 के बाद? जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं आपने पढ़ी है, वहीं से लिया गया प्रश्न है भी जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1951 से 1981। उच्च जन्म दर के कारण ऐसा हुआ, जनसंख्या बहुत बढ़ गई। और साथ में ही बांग्लादेश, तिब्बत और नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है वो भी यहाँ आए, उसकी वजह से भी संख्या है वो यहाँ बढ़ गई। तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहलाती है 1951 से 1981। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवां का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? लगभग में आपको बतानी है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और सही उत्तर क्या है भाई? ऑप्शन 4, 121 करोड़, 121 करोड़ लगभग। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न, निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? भारत के 4 राज्य यहां दिए गए हैं और हमें यह बताना है किस एक का जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे अधिक है।
तो अब जैसे प्रश्न ऐसा आता है तो आपको तुरंत सोचना है सबसे ज्यादा डेंसिटी भारत के किस राज्य की है। तो हमें पता है वो है बिहार राज्य की, और अच्छे से पता होना चाहिए बिहार की कितनी है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन में देखें, अब आप देखेंगे ऑप्शन में तो बिहार नहीं दिया गया, तो इसका मतलब उसके बाद का राज्य भी हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद का इन चारों में से कौन सा राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। 1029 जो अंतरिम आंकड़े हैं 2011 उनके अनुसार पश्चिम बंगाल, तो यहां बिहार नहीं दिया गया इसलिए पश्चिम बंगाल है। और अगर बिहार ऑप्शन के अंदर होता तो हमारा उत्तर क्या रहता, बिहार होता। तो इसलिए हमेशा प्रश्न को अच्छे से समझना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए भी भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम किसका है। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश, एक पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, और कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, और कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात परसेंटेज है वो सबसे अधिक है। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात यानी परसेंटेज सबसे अधिक है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। तो सही उत्तर क्या होगा, और वो है गोवा। नगरीय जनसंख्या का अनुपात यहां पर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह है, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य या द्रविड़। भारत के अंतर्गत 4 भाषाई समूह हैं, चारों के नाम अच्छे से दिमाग में हो। फिर यहां ये पूछा है भी सबसे बड़ा विशालतम भाषाई समूह है कौन सा है, तो सोचने की भी जरूरत नहीं आई थिंक, और वो है भारतीय आर्य, और कितने हैं 73%। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास जरूरी है भी, बार बार कह रहा हूं। भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या कब संपन्न हुई, 72 में, 81 में, 91 में, 1901 में। याद कीजिए पहली संपूर्ण जनगणना की बात हो रही है। ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं हुई, कुछ विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत हुई। यहां प्रश्न है पहली संपूर्ण जनगणना है वो कब संपन्न हुई, तो सही उत्तर क्या है, वो है 1881। और उसके बाद हर 10 साल बाद भारत में जनगणना है वो की जाती है। हालांकि अभी 2021 में होनी थी, लेकिन 2020 में कोविड आने की वजह से वो संपन्न नहीं हुई। तो 1881 में पहली बार संपूर्ण भारत के अंदर जनगणना है वो आयोजित हुई। अगला प्रश्न बहुत प्यारा, सिंपल सा, भारत में जनगणना प्रति कितने वर्ष बाद होती है। तो जनसंख्या की जो काउंटिंग है वो कितने वर्ष बाद होती है, अभी अभी हमने बात की, और वो है प्रति 10 वर्ष। हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना का आयोजन है वो किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है ये प्रश्न पढ़े हुए नहीं है, पढ़े हुए हैं, लेकिन अभ्यास में लाने के लिए ये वीडियो सेशन आयोजित किया जा रहा है। कई बार हम कहीं ना कहीं त्रुटि कर देते हैं भी हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन क्या आप रियल में कर पाते हो, इसी का अभ्यास जरूरी है। 11वां प्रश्न, प्रवास से संबंधित पहला मुख्य संशोधन कौन से जनगणना वर्ष में किया गया था। पहला मुख्य संशोधन, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होती है, तो यहां माइग्रेशन से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। वो पहला मुख्य संशोधन 61, 71, 81 या 91 कब हुआ। ध्यान रखिए पहले तो वो मुख्य संशोधन, तो बताना चाहूं आपको 2 मुख्य संशोधन इसके अंतर्गत हुए थे। और ये किस सिचुएशन में, जब व्यक्ति का जन्म कहीं अन्यंतर हो, उस स्थिति में। तो एक तो उसके अंतर्गत ये था भी आपका जन्म स्थान कहां है, गांव में है या शहर में है, और दूसरा आप जहां रह रहे हो वहां पर या जन्म स्थान पर निवास की अवधि कितने टाइम रहे थे। तो ये 2 मुख्य संशोधन किए गए थे। किस वर्ष किए गए ये प्रश्न है, और वो है 1961 के अंतर्गत। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो माइग्रेशन से संबंधित पहला मुख्य संशोधन 1961 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आए हैं? क्योंकि 2011 के आंकड़े ही है आपके सिलेबस में, तो भारत के किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आए? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका? अब थ्योरी पढ़ते हो तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है भी बांग्लादेश करें या पाकिस्तान। तो आगे आप टेबल देखेंगे तो टेबल में ये सब कुछ क्लियर लिखा है, वहां आपको आंकड़े हैं वो मिल रहे हैं, और वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। परसेंटेज ऑफ रेशियो की देखें अगर 100 मानते हुए तो 51.2% लोग हैं वो बांग्लादेश से आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 13वां, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में? देश के भीतर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक अपने राज्य को छोड़कर सबसे अधिक कौन से राज्य में जाते हैं ये बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार? तो ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा अप्रवासी आते हैं वो किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का नंबर आता है। तो भारत के अंदर सबसे अधिक अप्रवासी है वो महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। अब एक प्रश्न ये भी बन जाते हैं, ठीक है माना भी महाराष्ट्र में आते हैं, लेकिन मुख्यतः आते कौन से राज्यों से है ये भी अपने आप में। तो जिन राज्यों से आते हैं वो कौन से हो गए? अपने राज्यों को छोड़कर आते हैं वो उत्प्रवासी हुए। तो वो स्टेट कौन से हैं? तो ऐसा भी एक प्रश्न बनता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आ गया प्रश्न, उत्प्रवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। उत्प्रवासियों की महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो उत्प्रवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो है यूपी, बिहार। आपको पता है, साथ ही बोलते हैं हम हमेशा यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश, बिहार के सबसे अधिक लोग उत्प्रवास करते हैं, और कहां जाते हैं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंतर्गत जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए, 13वां और 14वां। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से यहां पर। अगला प्रश्न है 15वां, जो लोगों के निवास स्थान और उद्गम स्थान यानी जन्म स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कोई न कोई ऐसा रीजन होता है जिस जगह वो रह रहे हैं अब, या जहां उनका जन्म हुआ उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो अपकर्ष, प्रतिकर्ष, आप्रवास या जननांकी कारक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रवास के अंतर्गत प्रतिकर्ष कारक। प्रवास के, आपको पता है ना अच्छे से, प्रवास के 2 प्रमुख कारण हैं, एक तो अपकर्ष कारक और एक होता है प्रतिकर्ष कारक। जो अपनी जगह छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया। 16वां प्रश्न देखिएगा, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, भी ऐसी क्या बात है उस एरिया के अंतर्गत जो वहां लोगों को अट्रैक्ट करती है, भी आप हमारे यहां आ जाइए, तो वो क्या कहलाएंगे? सेम वही ऑप्शन हो गए, अपकर्ष, प्रतिकर्ष, उत्प्रवास या अप्रवास। तो ध्यान दीजिए वो क्या कहलाएंगे? सही उत्तर, मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, वो है अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक की वजह से हम आकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्ष कारक की वजह से हम हमारे वर्तमान निवास स्थान या उद्गम स्थान को छोड़ते हैं। तो प्रवास के 2 प्रमुख कारक या कारण हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत के अंतर्गत पुरुष है वो अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं? मुख्य रीजन शिक्षा, विवाह, व्यवसाय या काम और रोजगार? तो सही उत्तर क्या होगा? वो है ऑप्शन 4, काम और रोजगार की वजह से। तो ये देखिएगा, एक चीज मैं यहां आपको पुनः क्लियर करूं, कई बार पहले भी कहा है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी तो है। 1.5 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, भारत में पुरुष प्रवास का कोई मुख्य कारण लिखिए, सीधा आ गया। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो काम या रोजगार की तलाश में ही अपनी निवास स्थान या जन्म स्थान को छोड़ते हैं भाई। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? महिला प्रवास का शिक्षा, विवाह, व्यवसाय या काम और रोजगार? तो अभी अपनों ने क्या किया, हमने एक काम और रोजगार की बात की 17वें क्वेश्चन के अंतर्गत, लेकिन ये इनके संदर्भ में की, हमने पुरुष के संदर्भ में की। जो मेल है वो काम और रोजगार की तलाश में घर से दूर जाते हैं,
पीछे अपनी पत्नियों को, परिवार को वहीं छोड़ जाते हैं, वो घर संभालती है। हालांकि उनकी भी बहुत सी समस्याएं है, उनका सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन महिला प्रवास का जो भारत के अंतर्गत जो मुख्य कारण है वो क्या है? विवाह है। भी शादी की वजह से उनका निवास स्थान या जन्म स्थान है वो छूट जाता है। तो अब जैसे अपनी मम्मी की बात करें, अपने ननिहाल से अब वो अपना जो ननिहाल हुआ वहां से अब अपने जो मूल गांव है उसमें आ गए, जिसको अपना दादेरा बोलते हैं। तो वो किस वजह से आई? अपनी मम्मी, विवाह के कारण। तो वो भी प्रवास ही है। तो हमारी मम्मी ने क्या किया है? प्रवास किया है। तो महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विवाह है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, चीन, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, बहुत आसान सा प्रश्न है ना, लेकिन मैंने ऐसा देखा है एग्जाम के अंतर्गत बच्चे गच्चा खा जाते हैं, तुरंत भारत दिमाग में आ जाता है। दो प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे यह पूछा है दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो ध्यान रखिए वो क्या है? चाइना, चीन है भी। चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो कहीं आसान प्रश्न अभी आपको लग रहा है क्योंकि आपके सामने ही प्रश्न है, यही उत्तर हो रहा है, तो बहुत इजी वे में। परीक्षा हॉल के अंतर्गत कई बार अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। अगर आपका अभ्यास कमजोर है तो वहां घबराहट होती है। तो घबराहट और हार का जो डर किसी बच्चे के मन में आता है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ अभ्यास में कमी है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस पर आप जरूर ध्यान है वो दीजिए, उससे हमें अपनी कमियों की जानकारी होती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चाइना की, अपना दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई? जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं पढ़ी है हमने, तो किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक, नेगेटिव, यानी बढ़ने की बजाय घट गई? 11-21, 1-11, 71-81 या 51-61? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। तो भारत में किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन एक ही हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच, इन 10 सालों में, 1900 है, ध्यान रखिएगा, 2000 नहीं है, 1911 से 1921 वृद्धि दर है वो नेगेटिव रही। कितनी रही? -0.31%। तो जनसंख्या घट गई थी इन 10 सालों के अंतर्गत 1911 से। गलती से 2011 और 21 मत याद रख लेना। तो किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 1911 से 1921। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रवास की निम्न धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय। तो प्रवास की, आंतरिक प्रवास जो देश के अंतर्गत होता है, आपको उसको पता है ना कितनी धाराएं हैं भाई, यानी इधर से उधर होने की 4 बातें आती हैं। ये चारों धाराएं आपके सामने लिखी हुई है। अब प्रश्न पर आई, कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? आपने अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रवास के चैप्टर को पढ़ा है। उसके अंतर्गत आपकी पेज संख्या 17 के ऊपर 2.1 क और ख 2 टेबल दी गई है, यानी ग्राफिकल स्तंभाकार स्तंभ आरेख है वो दिए गए हैं। मैं हमेशा मेरे स्कूल के बच्चों को कहता हूं, कोई भी अखबार की कटिंग आपके पेज चैप्टर के अंतर्गत है, कोई डिब्बे के अंदर जानकारी दी गई है, कोई ग्राफिकल, कोई डायग्राम, कोई मानचित्र की सहायता से कोई भी बात दी गई है, उसको अच्छे से समझना है। वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए चीज दी जाती है, न कि पेज खराब करने के लिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में कोई भी बात, कोई भी लाइन, कोई भी शब्द है वो अननेसेसरी नहीं है। हाँ, त्रुटि हमसे हो सकती है भी, हम उसको वेटेज देते हैं या नहीं, या हम एनसीईआरटी के मूल उद्देश्य को समझ पाते हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिए, स्त्री प्रधान धारा कौन सी है? आपको पता है स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? विवाह। विवाह के उपरांत है वो प्रवासी हो जाती है, और मोस्टली ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? गांव से गांव, यानी ग्रामीण से ग्रामीण। दोनों स्तंभ आरेखों को आप देखेंगे तो गांव से गांव, चाहे अंतरराज्यीय की बात आ जाए, चाहे अंतरराज्यीय प्रवास की बात आ जाए, दोनों में ही गांव से गांव के अंतर्गत स्त्री प्रधान प्रवास है वो होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 2। तो ये थे आज के अपने 21 क्वेश्चन।
अब आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपने स्कूल का नाम लिखते हुए आपको मार्क्स हैं वो शेयर करने हैं भी, आपके कितने सही हुए, कितने समझ आपके अंतर्गत आई, और कोई भी कमी रह रही है, त्रुटि रह रही है तो घबराइएगा नहीं, अभी अपने पास टाइम है, हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, पाठ्य पुस्तक पर विश्वास कीजिए। वो अलग बात है भी जिनको केवल पास होना है तो वो तो मॉडल पेपर ढूंढते हुए घूमते हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, न कोई ऐसी टैबलेट है। मैं हमेशा चाहता हूँ बच्चा समझ विकसित करे, नंबर अपने आप बन जाते हैं। नंबरों की दौड़ नहीं, समझ की दौड़ अगर रखोगे तो नंबर अपने आप ही बन जाते हैं। और भी कोई भी जानकारी है तो अपना ये टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर ही, इसी नाम से अपना ये यूट्यूब चैनल है। आप सबके प्रेम, स्नेह और विश्वास से हम कंटिन्यूअस आपके लिए प्रयास हैं वो कर रहे हैं, तो सतत अभ्यास है वो करते रहिएगा। और जल्द ही अगले तीसरे और चौथे चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के ऊपर भी हम जल्द बात है वो करेंगे। और 15 नवंबर को आपको सेकंड बुक का कंप्लीट बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर होने जा रहा है। आप अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा और उसमें 2 मानचित्र के प्रश्न डालूंगा इंडिया से, और वो आपको पहले ही बता देता हूँ 7वां जो चैप्टर है उसमें मानचित्र की जितनी लोकेशन दी गई है उनको अच्छे से आपको तैयार है वो करना है। तो आज का सेशन कैसा रहा अपना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और 15 तारीख वाले पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।